थैंक यू। श्री गणेश सिंह जी। सभापति महोदय, मैं न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र गठित करने का उल्लेख किया गया है। हमारे देश में न्यायपालिका के प्रति हर नागरिक का जो दृष्टिकोण है बहुत आदरपूर्वक है। न्यायालयों को बहुत आदर के साथ देखा जाता है और ये भी बात सही है कि यही एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जिस पर आम आदमी का विश्वास टिका हुआ है और आज भी हमारे देश में बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ईमानदार न्यायाधीश हैं। ये बात सही है कि जिस तरह से सभी क्षेत्रों में विकृतियां आई हैं तो न्यायपालिका में भी कुछ छोटी मोटी विकृतियां वहां भी दिखाई पड़ रही हैं। और पिछले दिनों जो सामने प्रकरण आए हैं संसद के सामने, कलकत्ता के उच्च न्यायालय के जो जज थे श्री सौमित्र सेन जी का और सिक्किम उच्च न्यायालय के जो जज थे दिनाकरन जी तथा रामास्वामी जी का, ये 3-4 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें संसद ने महाभियोग पर यहाँ पर चर्चा की थी और वैसे भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी यहाँ वहाँ की अदालतों के कुछ न कुछ प्रकरण सामने जरूर आते रहते हैं। मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने इस संशोधन बिल को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वैसे इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन प्रावधान नहीं है। जो आमतौर पर सभी क्षेत्रों में जिस तरह से अब पारदर्शिता लाने के लिए और ख़ास तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में पूरी जानकारी सबको हो जाए, उसके मामले में उल्लेख है संपत्ति का खुलासा उन्हें करना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों में जो संपत्ति है उसका भी खुलासा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट कमेटी का भी गठन का प्रावधान हुआ है। कंप्लीट स्क्रूटनी पैनल भी बनाया जाएगा। जांच कमेटी की स्थापना भी की गई है। निश्चित तौर पर यह कदम सही है। इसके साथ साथ कुछ वर्जित उपाय भी हैं। उसमें कोर्ट में प्रेरित करने जो कचहरी में काम करने वाले किसी व्यक्ति को आवास में नहीं लाया जाएगा किसी भी न्यायाधीश के द्वारा। उच्च न्यायालय, लेकिन ये सवाल जो है मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं ऐसा तो उदाहरण नहीं होंगे। दरअसल सच्चाई ये है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्वाधिक दरअसल वहाँ पर उनकी मदद की भी ज़रूरत है और उसमें सुधार लाने की भी ज़रूरत है, जो इस बिल में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। आज जो स्थिति है ट्रायल कोर्टों में जाकर के हम जब देखते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में केस हैं, इतनी बड़ी संख्या में केस लगे हैं और जज सुबह से बैठते हैं शाम तक बैठे रहते हैं और मुश्किल से 1-2 केस निपटा पाते हैं। उनकी संख्या बढ़ती जाती, ना तो बैठने के लिए ठीक से व्यवस्था है उनकी, ना पर्याप्त कर्मचारी हैं। एक तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है लेकिन वहाँ आज भी कंप्यूटर की व्यवस्था तक नहीं है। फाइलें मिल जाएँ तो मिल जाएँ, नहीं मिले तो चोरी चली जाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते एक असंतोष लोगों में बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसको इसमें शामिल करना जरूरी है। इसमें कुछ खामियां भी दर्शाई गई हैं, कुछ मैं बताना चाहता हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे J.S. वर्मा साहब। J.S. वर्मा साहब ने इस बात का उल्लेख किया था कि एक ऐसा कानून देश को बनाना चाहिए जिसमें एक ऐसे तंत्र विकसित किया जाए
जिसमें ईमानदार न्यायाधीश हतोत्साहित न होने पाए और उनको पूरी तरह से संरक्षण मिले। ये भी हमें एक पक्ष देखना पड़ेगा कि जो बहुत ईमानदार कर्मठ न्यायाधीश हैं उनका पूरी तरह से संरक्षण हो, उनको पूरा समय अवसर मिले और उन पर कोई इस तरह से आक्षेप प्रत्याक्षेप न आए, ये भी देखना एक जरूरी है। अभी हाल ही में दिल्ली के हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AP शाह ने भी इस बात को कहा है कि इस बिल में न्यायपालिका में संविधान से मिले रक्षा उपायों का उल्लंघन कर रहा है। ये आरोप है इस बिल के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इन बातों को भी गंभीरता से देखना चाहिए। आज एक बड़ा सवाल है और वो सवाल है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का, और ये प्रश्न निश्चित तौर पर सबको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ विशेष तरह की व्यवस्था की गई है जिससे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं। एक तरफ हमने IAS की परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग बना दिया, IPS की परीक्षा के लिए भी बना दिया, IFS फॉरेन सर्विसेज के लिए भी हमने बना दिया, लेकिन आज तक हम इतने बड़े न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए कोई न्यायिक आयोग नहीं बना पाए। और जो अभी तक व्यवस्था है उनके कॉलेजियम सिस्टम जो बना हुआ है उसी के तहत उनकी नियुक्तियां हो रही हैं और इस नियुक्ति में कई बार सरकार भी कटघरे में खड़ी हुई, आरोप लगते हैं और उससे न्याय की कितनी उम्मीद कर सकते हैं अपन। एक विषय है। दूसरा विषय इसके साथ ये भी चलता रहता हमेशा कि भारत के संविधान में सभी वर्गों को जो खासतौर पर पिछड़े हुए कमजोर हैं उनको हर जगह पर कहीं न कहीं विशेष सुविधा के माध्यम से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमने सभी क्षेत्रों में तो काम दिया, उनको आरक्षण दिया, लेकिन न्यायपालिका में हमने इनको क्यों छोड़ दिया? मुझे लगता है कि न्यायपालिका में भी जो SC है, ST है, OBC के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, इनमें से किसान वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं, ऐसे लोगों को भी हम इसमें रखने का प्रावधान करें। मुझे लगता है कि ये जरूरी है और इसकी लगभग सभी माननीय सदस्यों ने जो यहाँ पर अपनी बात रखी है उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। आज सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि आवश्यक है कि एक तरफ तो हम न्यायाधीशों के मानकों का निर्धारण कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार न्यायालयों को भी हमसे क्या जरूरत है, क्या जरूरत राज्य सरकारों से है उनकी, क्या जरूरत भारत सरकार से है उनकी, और उन सुविधाओं के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे लाखों की संख्या में मुकदमे पेंडिंग पड़े। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा ये कहते रहते हैं कि तत्काल हम विशेष न्यायालय गठित करके और ऐसे ऐसे केसों का निराकरण चाहते हैं। आज दरअसल सच्चाई ये है कि उस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत ऐसी स्थिति में जर्जर जो तहसील स्तर पर न्यायालय हैं, जो जिला स्तर पर न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो थोड़े बहुत ठीक हैं, लेकिन जो उसके नीचे के जो न्यायालय हैं, जो विशेष अदालतें गठित हुई हैं, उन विशेष अदालतों की हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर थोड़ी देर से ज़्यादा बैठना मुश्किल है और वहाँ पर न्यायालय लग रहे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता सुधरे, उनमें भी कहीं ना कहीं हम नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको दफ्तर से जोड़ने का काम करें। उनके रहने के लिए क्या स्थिति है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि जजेस के पास कोई जा नहीं सकता, अगर कोई जाएगा तो वो आशंका के दायरे में आ जाएगा। आज सही बात है कि उनका परिवार कैसे रह रहा है, वो किस तरह से रह रहे हैं, वो दरअसल आश्रित हैं वहाँ के जो PWD डिपार्टमेंट के इंजीनियर होते हैं, उनके मैंने देखा है कि वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं कि साहब मेरे यहाँ पानी का नल नहीं आ रहा, हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, हमारे यहाँ छप्पर चूरा है। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। न्यायपालिका हमारे देश की इतनी सर्वोच्च स्थिति पर है कि उसको संरक्षित करना, उसको पूरी तरह से ताकत देना, ये पूरी केंद्र सरकार की जवाबदारी का काम है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और विशेष बात, अभी जैसे कि पूर्व के वक्ता हमारे कह रहे थे, कई ऐसे राज्य हैं जहां बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और उस बड़े क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट्स के खंडपीठों की नए खंडपीठ खोले जाने की मांग हमेशा उठती रही है। उत्तर प्रदेश का उन्होंने उल्लेख किया। आगरा में तो मुझे जहां तक याद है कि जसवंत सिंह आयोग एक गठित हुआ था और उस आयोग ने सिफारिश की थी कि आगरा में एक तत्काल हाई कोर्ट की खंडपीठ खोली जाए, लेकिन वो पता नहीं आज तक नहीं हो पाया। हमारे मध्य प्रदेश में भी
सतना जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां से हाई कोर्ट 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर है और आने जाने की भी पर्याप्त साधन नहीं है। वहां भी एक खंडपीठ खोले जाने की मांग लंबे समय से होती रही। तो मुझे लगता है कि ऐसे देश के उन सभी राज्यों में, पूर्वांचल जो पूर्व के जो हमारे राज्य हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी सब जगह देश में एक ऐसा कोई आप आयोग गठित करें जो आयोग पूरा अध्ययन करे, अध्ययन करने के बाद सिफारिश करे और उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कराने का काम करना चाहिए। कई जगह इसी तरह से जिलों में भी तहसील स्तर पर नए नए न्यायालय खोले जाने की मांग होती है, लेकिन हमेशा ये कह दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा कि हमारे पास परमिशन नहीं है या हमारे पास क्षमता नहीं। तो उस दिशा में भी हमें विचार करना चाहिए, एक जनसंख्या का आधार लेकर के या कोई दूसरा मानदंड तय करके कोई न कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जिससे हम नए न्यायालय भी खोलने का काम कर सकें। मुझे इस बिल पर इतना ही कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।